मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर। आज हम कक्षा द्वादश यानी कक्षा 12 में गद्य खंड का पठन पाठन करेंगे। गद्य खंड में जो दूसरा पाठ है बाजार दर्शन, आज हम इसका अध्ययन करते हैं। इसका पठन पाठन और लिखित कार्य हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। आज हम इसका पुनराभ्यास करते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन एक वैचारिक निबंध रचना है। तो यहाँ जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और ये प्रेमचंद के बाद दूसरे नंबर के कहानीकार हैं। जैनेन्द्र कार कहानीकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने ये एक प्रकार का वैचारिक निबंध लिखा है जो लालित्य का मणिकंचन संयोग इसमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से समाज आज की स्थिति में जो है बाजार दर्शन शीर्षक पर किस प्रकार उपभोक्तावाद और जो बाजारवाद है इसके मूल अंतर में क्या दिखाई देता है। तो लेखक यहाँ इस निबंध के माध्यम से उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद का मूल अंतर बताता है। ऐसा वैचारिक लालित्य निबंध ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो बाजार दर्शन में हम विचार करते हैं कि जो उपभोक्तावाद है, अर्थात बाजार में तरह तरह की बनी हुई सुंदर वस्तुएं आकर्षित करती हैं और बाजार सजा हुआ होता है और हम बाजार की जब गली में निकलते हैं तो हमें उसकी सौंदर्य और आकर्षण को देख करके लगता है कि हम क्या क्या खरीद लें। अर्थात जो वस्तुएं बाज़ार में सजी हुई दिखाई देती हैं दुकानों पर, हम मन में अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि हम इन्हें खरीदें और मन तैयार हो जाता है उन्हें खरीदने के लिए। तब हम उन्हें खरीदते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को समझे बिना ही हम आकर्षित होकर कुछ वस्तुएं खरीद लेते हैं। ऐसा विवरण दिया है। और लेखक एक और दूसरी ओर ये भी कहता है कि जिनकी निहत आवश्यकता है हम बाजार से ऐसे सामान भी खरीदते हैं। तो लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कक्षा द्वादश में जो है हमारे आय व्यय, क्योंकि छात्र कक्षा 12 में आकर समझदार होते हैं और किशोर अवस्था में रहते हैं, तो बाज़ार की स्थिति उन पर भी असर करती है। तो लेखक बताना चाहता है कि हम बाज़ार की वस्तुओं का सदुपयोग कैसे करें। हम बाज़ार पर आकर्षित होते हैं तो हम कई बार अनुपयोगी वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं जो उपयोग की नहीं हैं। तो उनसे बचें, अर्थात अनावश्यक खर्च ना करें। अपने आर्थिक पक्ष का, आय और व्यय का आर्थिक पक्ष के आधार पर हम ध्यान दें। तो इन खट्टे मीठे अनुभवों का इस निबंध के माध्यम से वर्णन करता है। तो लेखक कहता है कि लोग बाज़ार में घूमने जाते हैं जब, तो मन खाली भी होता है जब, तब भी लोग बाज़ार को सजा देख करके आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर के जो है वस्तुओं की ओर लालायित होते हैं। बाज़ार का जो जादू है वो आँखों के रास्ते काम करता है, क्योंकि आँखों से वस्तुओं को हम देखते हैं, उनकी सौंदर्यता को देखते हैं, तो हम उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और मन के साथ साथ हमारी जेब भरी हुई है और हम बाज़ार से निकल गए, तो बाज़ार की सौंदर्य सज्जा और उस आकर्षण को देखकर तब हम निश्चित रूप से कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। तब भी बाज़ार हमें कहता है आओ मुझे लूटो, और
खरीदो। इस प्रकार से मनुष्य जो है बाजार से आकर्षित होता है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में घूम रहे हैं और जेब खाली होती है और मन भरा हुआ होता है। मन में रहता है कि हमें सामान ये खरीदना है जो घर के लिए बहुत ज़रूरी है। तब भी बाजार जो है लोगों को आकर्षित करता है और उस स्थिति में भी कुछ चीज़ें लोग खरीद लेते हैं। कई बार यह भी होता है कि मन भी खाली है, जेब भी खाली है और फिर बाज़ार में घूमने जा रहे हैं और बाज़ार की सुंदरता को देखकर, उसके आकर्षण को देखकर फिर इच्छा जाग जाती है कि नहीं, हमारे पड़ोस में ये सामान लिया गया है, हमारे दूसरे मित्र ने ये सामान लिया है। और इस सब स्थिति को सोचकर मन में एक अहम भावना उत्पन्न होती है कि हम क्यों नहीं ले सकते ये सामान, हमारी जेब खाली है। फिर हमारे मन में भाव आता है उधार लेंगे और उधार लेकर के भी हम वो सामान खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में लेखक यही कहना चाहता है, जब आवश्यकता है, निहित आवश्यकता है, तब खरीदें, उधार लेके ना खरीदें। बहुत ज़रूरी सामान खरीदें। हम अहम भावना में, घमंड में आकर के कि हमारे पड़ोसी ने खरीदा, हमारे मित्र ने खरीदा है तो हम भी खरीद लें, तब भी ना खरीदें। इस निबंध के माध्यम से ये बताना चाहता है। तो ये बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। लेखक अपने एक मित्र की पत्नी का और मित्र का प्रसंग बताता है। कहता है कि पति पत्नी दोनों बाजार गए और बाजार में श्रीमती जी जब बाजार में गईं तो कहा पति महोदय साथ में रहे कि साहब ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे। जो चीज़ सुंदर लग रही, जो आकर्षित कर रही है बाजार की जो वस्तु, उन सबको इकट्ठा करके ले आए साहब। कहने का तात्पर्य ये है कि विचार करना वही चाहिए कि क्या घर के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, उपयोगी है, और कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरी है तो ख़रीदना है। लेकिन जब सामान लेके आते हैं तो वही सामान, तो अपने मित्र का प्रसंग में कहते हैं कि उनकी पत्नी के आगे मित्र जो हैं, उनके पतिदेव जो हैं, वो भी असहाय हैं और जो पत्नी कहती है वही करते हैं। ऐसे करके अनावश्यक वस्तुएं भी बाज़ार से खरीदी गईं और उस पर जो है लेखक व्यंग करता है कि मित्र पत्नी के कहने पर अर्थात पत्नी के अधीन होकर के बाज़ार से भी अनावश्यक सामान खरीद लाते हैं। अंत में वह अनावश्यक सामान परेशान कैसे करता है घर में। उस सामान की ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, सामान कुछ दिन हमें ठीक दिखाई देता, अच्छा लगता है, फिर वह उपयोगी नहीं लगता है, फिर हम उसे इधर उधर कोनों में डाल देते हैं और डालते डालते पता चलता है कि वह सामान हमें घर में परेशान करने लगता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस वैचारिक निबंध में लेखक का उद्देश्य है कि हम अपनी आर्थिक पक्ष को देखकर, अपनी जेब को देखकर जो निहायत ज़रूरी है वही सामान खरीदें, अनावश्यक वस्तुओं को ना खरीदें। अनावश्यक वस्तुएं घर में आने के बाद में जो है ठीक नहीं लगती हैं और वह कूड़ा कबाड़ सामान बन जाता है और बाद में वह कबाड़ में बेचना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा काम हम ना करें। लेखक यहाँ एक प्रसंग और देता है, कहता है कि बाज़ार में मन को भर कर जाना चाहिए, अर्थात मन को भर के जाना चाहिए। जैसे वो कहता है कि गर्मी में लू में पानी पीकर जाना चाहिए जिससे लू की तपन और गर्मी नहीं लगती है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि यदि हम जब बाज़ार में मन को भर कर जाते हैं अर्थात मन लक्ष्य से भरा होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब निश्चित चीज़ें हमने खरीदनी है जो हमें अति आवश्यक हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परेशान होंगे। बाद में वही अनुपयोगी वस्तुएं अर्थात खरीदी हुई वस्तुएं, चाहे उपयोग की हों और चाहे अनुपयोग की हों, वो हमें दुख देती हैं। यहाँ पर लेखक ने एक चूर्ण वाले भगत जी का भी प्रसंग लिया है। तो चूर्ण वाले भगत जी चूर्ण बेचते हैं और वह चूर्ण बेचने वाले भगत जी कैसा भी चूर्ण बेचते हैं कि वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए उनका चूर्ण प्रसिद्ध है, बाज़ार में बेचते हैं। वो 6 आने तक का चूर्ण बेचते हैं। वो चूर्ण घर पर तैयार करते हैं और बाज़ार में घूमते हुए चूर्ण बेचते हैं।
जब उनका चूर्ण 6 आने का बिक जाता है, अर्थात उनकी कमाई 6 आने की हो जाती है, तब वो चूर्ण बेचने के उत्सुक नहीं रहते हैं। तब वो क्या करते हैं? तब वो करते हैं कि चूर्ण को बच्चों को बांट देते हैं, और बच्चों को बांट देते हैं, फ्री में बांट देते हैं, और सबसे एक तरह से सामान्य व्यवहार, सबसे जो है विनम्रता का व्यवहार, अभिवादन भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, सबसे मिलते जुलते जयराम जी की करते हुए बाजार में वो निकल जाते हैं। तो उनका एक जीवन एक आदर्श जीवन है। इस निबंध में अगर हम देखें बाजार दर्शन पाठ के आधार पर, तो उनका जीवन एक सुंदर जीवन, एक प्रेरित जीवन है जो सबको प्रेरणा दे रहा है। अर्थात आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदें, अर्थात उनकी आवश्यकता 6 आने की घर के खर्च चलाने के लिए, उससे ज़्यादा वो नहीं कमाते हैं, और चूर्ण जो बचता है उसको फ्री में बांट देते हैं। तो अगर हम उनके चरित्र से प्रेरणा लें, लेखक यहाँ यही कहना चाहता है कि जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, तो उतनी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हुए उस धन को सदुपयोग में लगाएं, और हम जिससे एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बने, और समाज में लोभ, लालच, मोह, माया ये भी कम हो जाती है। क्योंकि भगत जी के चरित्र में यही है कि जैसे 6 आने से ज़्यादा वो नहीं कमाते, अर्थात उन्हें अधिक कमाने का लोभ लालच नहीं है, मोह माया नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, आज अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा देखें, तो भगत जी का चूर्ण बिक जाता था बहुत जल्दी, और वो बाकी बांट कर चले आते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगत जी चाहते तो अपने चूर्ण का ब्रांड बनाते, अपने चूर्ण के लिए जगह जगह एजेंट लगाते और डिलीवरी करते, चूर्ण का जो है अधिक से अधिक ऑर्डर करते, पेशगी करवाते, और अपने चूर्ण का एक ब्रांड बनाकर मार्केटिंग करके अपना बहुत अच्छा पैसा कमाते वो। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो चूर्ण स्वयं तैयार करते हैं, सीमित मात्रा में तैयार करते हैं, 6 आने तक का बेच करके, बचा हुआ चूर्ण बांट करके और घर वापस चले आते हैं। बाजार से गुजरते हैं, बाजार सजा हुआ दिखाई देता है, वस्तुएं चमक रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, लेकिन भगत जी को कोई उन पर असर नहीं पड़ता। भगत जी सबसे जयराम जी की करते हुए वापस लौट आते हैं। जब उन्हें आवश्यकता जिस चीज़ की पड़ती है, जैसे किसी पंसारी की दुकान पर रुके और चूर्ण से बनाने से संबंधित कुछ सामग्री खरीदी 2-1 आने की और चले आए। अर्थात भगत जी का चरित्र समाज को ये शिक्षा देता है, दिशा देता है कि समाज में जो आवश्यक है हम बाजार से उतना सामान खरीदें, और सामान्य जीवन जीते हुए और लोभ लालच से दूर रहते हुए एक संस्कार में कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने। ये भगत जी का चरित्र बताता है। तो भगत जी का चरित्र हमें ये सब बातें बता रहा है इस पाठ में। तो हमें यही करना है कि हमें अनावश्यक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होना है और नहीं खरीदना है। जिसकी हमें ज़रूरत है वही चीज़ों को हमें खरीदना है, क्योंकि बाज़ार सजावट से युक्त रहता है, सजा रहता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति भी अंतर यही दिखाया है कि हम जितना बाह्य वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे, हम उतना ही बाद में दुख प्राप्त करेंगे, हम उससे परेशान हो जाएंगे। लेखक यहाँ यही कहना चाहता है। और उपभोक्तावाद और दूसरी बात बाजारवाद। तो बाजारवाद का मतलब बाजार तो कहेगा ही मुझे खरीदो, बाजार की वस्तुएं खरीदो, लेकिन हमें आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने इस पाठ का अध्ययन किया और हमने इस बाजार दर्शन जो वैचारिक निबंध है इसके बारे में हमने कुछ बिंदु समझे हैं। अब हम इसमें एक विषय रख देते हैं, एक प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार के जादू का क्या असर पड़ता है मनुष्य पर? ये आँखों की राह चढ़ता है, आँखों की राह काम करता है। जैसे चुंबक का असर लोहे पर होता है, वैसे ही लोगों पर इसका असर होता है। और जेब भरी होती है और मन खाली हो, ऐसी हालत में इसका असर ज़्यादा होता है। जेब खाली हो, मन भरा ना हो,
तो भी इसका असर हो जाता है। जेब भरी होने पर भी किसी के ना मानने की स्थिति रहती है। तो इसलिए बाज़ार में करना ये चाहिए कि वास्तव में जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता की हैं उनको हम खरीदें, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनके प्रति आकर्षित ना हो, ना खरीदें। और हम खरीदारी पर नियंत्रण रखें, एक निश्चित लक्ष्य हो, तो बाज़ार का जादू इस प्रकार से चढ़ता उतरता है, आकर्षित करता है, वह चढ़ता है, चीज़ें हमारी ओर आकर्षित करती हैं। जो आज बहुत सारी फैंसी चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं कि ये हमारे आराम में मदद करेंगी, लेकिन बाद में वो खलल भी डालती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब खलल डालती हैं तो बाज़ार का जादू उतर जाता है। दूसरी बात आती है, भगत जी का प्रसंग हमने पाठ में किया ही है, लेकिन भगत जी का जो व्यक्तित्व है वह कौन सा सशक्त पहलू आता है जो समाज में शांति स्थापित करने के लिए मददगार होता है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे समाज में शांति स्थापित करने का मददगार होता है? तो भले भगत जी का जो चरित्र है, चूर्ण बेचने वाले 6 आने का चूर्ण बेचते हैं, उसके बाद वो नहीं बेचते, उनकी आवश्यकता 6 आने की है, अर्थात वे निर्लोभी व्यक्तित्व वाले हैं। वो लोभ लालच से दूर है उनका चरित्र, और वह समाज में उनका चूर्ण लोकप्रिय भी है। तो अगर वो लोकप्रिय है तो वो चाहते तो बहुत रुपए कमाते, वह व्यापारियों को पेशगी ऑर्डर देकर अधिक से अधिक चूर्ण बेचते, अधिक धन कमाते, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए हम देखें कि समाज के लोग उन पर विचार करें कि भगत जी धन के प्रति लोभ लालच नहीं रखते हैं। अगर हम समाज के लोग लोभ लालच नहीं रखेंगे तो समाज में हमारे निर्लोभी आचरण की स्थापना होगी, समाज में शांति की स्थापना होगी, हम शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। हम भौतिकवादी मनुष्य भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए छल कपट करते हैं, लूटपाट करते हैं, अत्यधिक धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं। ये सब नहीं करेंगे तो भगत जी का जो उदाहरण है, दृष्टांत है, हम उसके व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से सीख लें कि हम अपने व्यक्तित्व को निर्लोभी बनाएं, एक सीमित दायरे में रह करके हम जो हैं कर्तव्यनिष्ठ बने और निर्लोभी बन करके समाज को